नमस्कार। 12 अगस्त 2026 को इस दशक का सबसे प्रभावशाली सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह सूर्य ग्रहण चंद्रमा की अपनी राशि कर्क में और उसके रहस्यमयी नक्षत्र आश्लेषा में लगने जा रहा है। आश्लेषा नक्षत्र जिसका सिंबल ही यही है, कुंडली मारा बैठा सांप। तो ये पूरा जो ग्रहण लगने जा रहा है वो जियोपॉलिटिक्स को, हमारी इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट को एवं हम सब को बुरी तरह से अफेक्ट करने वाला है। यदि इस ग्रहण की एक यूनिक बात मैं कहना चाहूँ तो वो ये है कि यूरोप में 1999 के बाद यह दिखने वाला पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण है। चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेगा और उसके कारण दिन में बिल्कुल रात जैसा नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक टोटल सोलर एक्लिप्स है। यदि नासा के द्वारा दिए गए पाथ को हम देखें तो एक बात समझ में आती है कि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर यह पूर्ण रूप से देखा जाएगा और कुछ देशों में यह आंशिक देखा जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पर यह पूर्ण देखा जाएगा। तो स्पेन, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, द नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ रशिया, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरियाज ऑफ पोर्टुगल, यहाँ पर यह पूर्ण देखा जाएगा। आंशिक सूर्य ग्रहण यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, आयरलैंड, बेल्जियम, नेदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स के अलास्का और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, मोरक्को में और अल्जीरिया में देखा जाएगा। यदि भारत देश की बात करूं तो भारत देश में यह बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भारतीय समय के अनुसार रात के 9:04 से यह स्टार्ट होगा और मध्य रात्रि को 1:28 AM को यह सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा, तब यहाँ पर रात्रि होगी। शास्त्रों के नियम के आधार पर यस्मिन देशे न दृश्यम तस्मिन देशे न सूतकम, अर्थात जहाँ पर नहीं दिखाई देता सूर्य ग्रहण वहाँ पर सूतक नहीं लगता। तो भारत देश में सूतक नहीं लगेगा। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि ग्रहण एक वैश्विक इवेंट है, तो जहाँ पर दिखता है वहाँ पर वह 75% टू 100% नेगेटिव इफेक्ट देता है, त्रिपाद या चतुष्पाद। लेकिन जहाँ पर नहीं दिखाई देता वहाँ पर भी एक पाद या द्विपाद अर्थात 25% टू 50% नेगेटिव इफेक्ट्स देता ही देता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण एक यूनिवर्सल इवेंट है। अब इसके बारे में बात करते हुए कि जब चंद्रमा की राशि कर्क में और आश्लेषा में जब सूर्य ग्रहण होता है तब क्या परिणाम मिलता है वह दर्शाता एक श्लोक भविष्य फल भास्कर में दिया गया है। वो कहता है, कर्कटे ग्रहणे पीड़ा गर्दभानांच जायते आभीर बर्बराणांच पीड़ाच महती मता। श्लोक को डिकोड करके और जिस तरह की ग्रहों की परिस्थितियां है उसके आधार पर हम यहाँ पर 10 प्रिडिक्शन देना चाहेंगे। सबसे पहला जो प्रिडिक्शन वो ये है कि ग्लोबल लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन ठप हो जाएगी। श्लोक में एक शब्द आता है पीड़ा गर्दभानांच। अब पहले के ज़माने में गधे और खच्चर बोझा ढोने का काम करते थे, लेकिन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में यदि देखने जाए तो वही काम आज कार्गो शिप्स, कंटेनर्स या लॉजिस्टिक कंपनियां करती है। क्योंकि कर्क राशि में ये हो रहा है, कर्क राशि एक जलीय राशि है, सो जो लॉजिस्टिक कंपनियां काम कर रही है या फिर जो सप्लाई चेन हो रहा है थ्रू द सी कार्गो, वो आने वाले समय में डिस्टर्ब होने वाला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज शायद पूरी तरह से बंद हो जाए या फिर रेड सी क्राइसिस फिर से क्रिएट हो जाए। हुतियों के द्वारा आक्रमण के द्वारा कुछ एरियाज पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। इतना ही नहीं, कुछ समुद्र रूट जो है वहाँ पर
इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स पर हमले किए जाने के कारण हम पूरे विश्व में सप्लाई चेन को ठप होते हुए देखेंगे। दूसरा प्रिडिक्शन है चेक पॉइंट्स और समुद्री सीमाओं पर वॉर जैसी स्थिति। श्लोक में एक शब्द आता है आभीर बर्बराणांच पीड़ा, अर्थात बॉर्डर एरिया के एग्रेसिव जूट। अर्थात क्योंकि कर्क राशि में ये हो रहा है तो साउथ चाइना सी में कुछ बड़ा होता हुआ हमें दिख रहा है। ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमने ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो हम देख रहे हैं, लेकिन वैसी ही परिस्थितियां हम कुछ अन्य प्रदेशों में भी देखेंगे। इतना ही नहीं, समंदर के रास्तों पर कोई बड़ा सबमरीन एक्सीडेंट होता हुआ भी दिख रहा है। नेवल स्ट्राइक या नेवल क्लैश हम इस समय के दौरान बहुत ज़्यादा होते हुए देखेंगे। तीसरा जो प्रिडिक्शन है वह प्रिडिक्शन है इकोनॉमिक नेशनलिज्म और ट्रेड वॉर्स का बढ़ना। इस समय के दौरान श्लोक जिसके आधार पर हम ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं वहाँ पर एक शब्द आया है, वो है आभीर। आभीर का मतलब है पारंपरिक तौर पर बिजनेस करने वाले या खेती से जुड़े हुए लोग। यदि इसका मॉडर्न इंटरप्रिटेशन देखें तो यूएस, यूरोप और चीन के बीच जो ये टैरिफ वॉर चल रहा है अभी, वो इस ग्रहण के बाद और ज़्यादा डर्टी होने वाला है। देश अपने अपने रास्ते बंद करेंगे। इकोनॉमिक नेशनलिज्म अर्थात हमारा देश जो क्रिएट कर रहा है वो हम ही कंज्यूम करेंगे, ऐसी मेंटालिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। ग्लोबल एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस समय के दौरान और ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाला है। एग्रीमेंट्स बड़ी बड़ी कंपनियों के इस समय के दौरान टूटेंगे और उसके कारण बड़ा कर्ज बढ़ता हुआ दिख रहा है। चौथा प्रिडिक्शन जो है वो है बॉर्डर लाइंस पर घुसपैठ और मिलिट्री एक्शंस। श्लोक में एक शब्द आता है बर्बराणांच पीड़ा च महती मता। अब ये जो बर्बर शब्द यहाँ पर यूज़ हुआ है उसका मतलब है ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप्स जो इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते। तो मिलिटेंट्स इस समय के दौरान और ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जो परिस्थितियाँ चल रही है वो और ज़्यादा इंटेंस होगी। नाटो को नहीं मानने वाले या विश्व की शांति में नहीं मानने वाले लोग मार्शल लॉ की तरफ बढ़ेंगे। सरप्राइज अटैक्स किए जाएंगे और कई देशों के नक्शे इस समय के दौरान बदलते हुए हम विटनेस करेंगे। पांचवा जो प्रिडिक्शन है वो है डेयरी इंडस्ट्री, एग्री क्राइसिस और पशुधन में महामारी। यहाँ पर श्लोक में एक शब्द आता है गर्दभ और आभीर। गर्दभ का मतलब है पशुधन और आभीर का मतलब है किसान। अर्थात इन दोनों में हम देखेंगे कि इन दोनों तरह के एरियाज़ में हम समस्या आती हुई देखेंगे। इस समय के दौरान क्लाइमेट चेंजेस के कारण और क्योंकि कल्क राशि जो है वह जल या दूध को भी रिप्रेजेंट करती है, तो फार्मर्स रिलेटेड चीज़ों में या फिर दूध में या फिर पशुओं में कोई डिसीज़ हो और उसके कारण किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। दूध के द्वारा संक्रमित होता हुआ कोई डिसीज़ भी इस समय के दौरान एग्रीगेट हो सकता है। पशुओं के द्वारा संक्रमित होता हुआ डिसीज़ भी इस समय के दौरान हो सकता है और उसके कारण पूरे विश्व में एक तरह का लॉकडाउन भी हो जाए, ऐसा भी हमें दिख रहा है। छठा प्रिडिक्शन जो है वो है साइबर वॉरफेयर और एआई ड्रिवन फाइनेंशियल फ्रॉड। जैसा कि हमको पता है कि ये जो ग्रहण है वह ग्रहण आश्लेषा नक्षत्र में हो रहा है जिसका स्वामी बुध है और बुध गैजेट्स को या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। सो इस समय के दौरान एआई ड्रिवन कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होगा। साइबर अटैक बैंकिंग सिस्टम पर हो सकता है और कुछ प्रदेशों में डिजिटल पैसा सर्टेन प्रांतों में शायद
कुछ समय के लिए फ्रीज भी हो सकता है। सो हमारी सलाह है कि आपको थोड़ी बहुत कैश इस समय के दौरान आने वाले 6 महीनों के लिए अपने पास रखनी चाहिए। 7वां जो प्रिडिक्शन है वह प्रिडिक्शन है डिक्टेटरशिप और क्रूर कानूनों का उदय। श्लोक में एक शब्द आता है बर्बराणाम। यह दिखाता है कि राइज ऑफ ऑटोक्रेसी हो सकती है, अर्थात दुनिया के कई देश में सरकारों के द्वारा तानाशाही का अप्रोच किया जाएगा। कई देशों में लीडर्स अपनी सत्ता का दुरुपयोग करेंगे और मार्शल लॉ या फिर इंटरनेट और मीडिया के ऊपर कड़ी सेंसरशिप लगी जाएगी और जनता की आवाज़ को दबाया जाएगा। इसका विरोध भी होगा और उसके कारण कुछ प्रदेशों में कुछ मिनिस्टर्स की सत्ता भी जा सकती है। 8वां जो प्रिडिक्शन है वो है क्रूड ऑयल और एनर्जी क्राइसिस में अचानक बढ़ोतरी होना। श्लोक को यदि ध्यान से देखें और कर्क राशि को यदि ध्यान से देखें तो कर्क राशि रिप्रेजेंट करती है लिक्विड को और सूर्य रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को। सो इन दोनों का पीड़ित होना यह दिखा रहा है कि मिडल ईस्ट में जंग बढ़ने के कारण ओपेक नेशंस में तेल की सप्लाई बंद हो जाए और उसके कारण क्रूड ऑयल्स की प्राइसेस इस समय के दौरान बढ़ सकती है। 9वां जो प्रिडिक्शन है वह प्रिडिक्शन है वर्किंग क्लास का विद्रोह और सोशल अनरेस्ट। श्लोक में एक शब्द आता है आभीर बर्बराणां च पीड़ा, अर्थात कड़ा परिश्रम या श्रम करने वाले लोगों के ऊपर एक तरह से आक्रमण होगा। रिसेशन के कारण या फिर ले ऑफ्स के कारण युवा और मजदूर वर्ग परेशान रहेंगे और उसके कारण यूरोप में या फिर एशिया के कई शहरों में ट्रेड यूनियंस के द्वारा सड़कों पर प्रदर्शन किया जाएगा और सरकारों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन भी इस समय के दौरान हो सकता है। सिविल अनरेस्ट होने की प्रबल संभावना है। 10वां जो प्रिडिक्शन है वह प्रिडिक्शन है वाटर डिजास्टर और सामूहिक एंजाइटी या मास एंजाइटी। क्योंकि कर्क मन या पानी को रिप्रेजेंट करता है और उसमें महती पीड़ा ऐसा श्लोक में कहा गया है, तो आने वाले 6 समय में प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर में सुनामी आने के कारण या फिर टाइफून्स आने के कारण तटीय शहरों में एक तरह का डर बना रहेगा। अनजाना डर ड्यू टू पेंडेमिक्स या फिर संक्रमित डिसीज के कारण एंजाइटी इस समय के दौरान बनती हुई हम देखेंगे। आइए अब आखिर में हमारी 12 राशियों को क्या क्या इफेक्ट हो सकती है वो भी संक्षिप्त में देखते हैं। ये जो प्रिडिक्शन है वह चंद्र राशि के आधार पर दिया गया है, वो आपको याद रखना है। मेष राशि को इस राशि समय के दौरान सावधान रहना चाहिए। मानसिक अशांति या फिर भ्रम की परिस्थिति बन सकती है। माता की सेहत इस समय के दौरान थोड़ी चैलेंजेस हो सकती है। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े बड़े डिसीशंस इस समय के दौरान आपको नहीं लेने चाहिए। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय भाग्य देने वाला रहेगा। यदि वह एडवेंचरस रहेंगे तो इस समय के दौरान उनको सफलता मिल सकती है, साहस से उनको लाभ होगा। हालांकि फाइनेंशियल डील जो है उनकी वह कुछ समय के लिए टल सकती है, लेकिन नुकसान नहीं होगा। मिथुन राशि वालों को अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना होगा। उनके फैमिली में कोई अशुभ इवेंट होती हुई दिख रही है। कर्क राशि वालों को इस समय के दौरान सबसे ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी ही राशि में यह ग्रहण लग रहा है। सो सेहत खराब होना, सिर दर्द होना, डिप्रेशन होना या कोई गलत डिसीजन ले लेना, उस तरह की इवेंट हो सकती है। सिंह राशि वालों को अपने खर्च के ऊपर ध्यान रखना होगा। अनचाहे कानूनी विवाद या अस्पताल के खर्चों के कारण उनको टेंशन हो सकता है। कन्या राशि वालों को इस समय के दौरान बहुत धन लाभ होने की संभावना है। उनकी इच्छा पूर्ति हो सकती है यदि उनका सोशल स्ट्रक्चर वह अच्छी तरह से मैनेज करे। तुला राशि वालों को अपनी कैरियर के रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए।
वृश्चिक राशि वाला ये देखेंगे कि उनके भाग्य में रुकावट आ रही है। धनु राशि वालों को अचानक एक्सीडेंट होने के योग है, तो उनको जहाँ पर अकस्मात होने की संभावना है या फिर एक्सपीडिशन वाली कोई चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मकर राशि वालों के वैवाहिक जीवन में या फिर उनके पर्सनल लाइफ में कोई संघर्ष आ सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा, उनकी स्वास्थ्य में सुधार रहेगा और शत्रुओं का भी वह नाश कर पाएंगे। मीन राशि वालों का इस समय के दौरान चित्त भ्रम या फिर अननेसेसरीली जिनकी ज़रूरत ही नहीं है उस तरह की चिंता रहने की संभावना है। यदि आपको ग्रहण की नेगेटिविटी को कम करना है तो हमारी सलाह है कि आपने लाइफ के जिन जिन एरियाज़ को इग्नोर किया है उन एरियाज़ में आपको काम करना चाहिए। इतना ही नहीं, सूर्य की उपासना करने से आपको लाभ मिलेगा। यदि आपको ग्रहण की नेगेटिविटी को पूरी तरह से रिमूव करना है तो हाउ टू रिड्यूस नेगेटिविटी ऑफ एक्लिप्सिस वैसा मेरा एक पुराना वीडियो है, वो आप ज़रूर देखना। वह देखने से आप ग्रहण की पीड़ा को कम कर पाओगे। अंत में यह ग्रहण हम सबको मिनिमम डैमेज करे और हम सब के जीवन में सुख और शांति बनी रहे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।